डॉक्टर साहब नमस्कार। मैं आज डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, विधिवेत्ता, भारतीय संस्कृति के अध्येता जी को चर्चा के लिए आमंत्रित किया हूँ। 60 नोटिस में आ गए हैं व्यस्तता के बावजूद। और आज जिस मुद्दे पे अपन चर्चा करेंगे, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो ऐतिहासिक रूप से पास हुआ है। आज 30 साल से प्रयास किया जा रहा था, 96 में और 1999 में, 2002 में, 3 में, 8 में, 10 में प्रयास किया गया और पास नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब, ऐतिहासिक रूप से पास हुआ सर्वसम्मति से, जो गणेश चतुर्थी के दिन लोकसभा में रखा गया और नए संसद में नए शुरुआत ऐतिहासिक रूप से पास होना, इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, ओवर ड्यू था। और नारियों का जो जिसे कह लीजिए भागीदारी है या जो पार्टिसिपेशन है इन डेमोक्रेटिक व्यवस्था, वो तो होनी ही चाहिए। तो इट वाज ओवर ड्यू और उसके बाद किया गया। 33% ऑफ द रिजर्वेशन जो लाया गया है, वो आई होप कि इससे विमेन विल टेक अ क्यू। और जो एक बहुत दिनों से विश्व में एक परिचर्चा चल रही है वकील साहब, कि जी यदि जी। ये दुनिया वुमेन चलाए तो ये दुनिया कैसी होगी। हम्म। देखिए, ये जो एब्राहमिक फेथ में भी जितने भी रिविलेशंस हुए, सब मैन को हुए, मर्दों को हुए। हम्म ठीक है ना। हम्म हालांकि हमारी कल्चर की ये एक पॉइंट है कि हमारे यहाँ देवी भी ईश्वर हैं और देवता भी, मतलब देवी महिलाएं हैं, स्त्री हैं, देवता हम्म। पुरुष है। तो स्त्रियों को एक उस तरीके का सम्मान तो समाज में हमेशा ही था। अब नारी हमारे यहाँ शक्ति। देखिए, नारी शक्ति, या जो हमारे यहाँ जब पूजा भी होता है, तो जी बिना, जी। अगर आप शादीशुदा हैं तो बिना आपकी जो अर्धांगिनी है उनके बिना वो पूजा सफल ही नहीं हो सकता। उनको आपके दाईं ओर बैठना मस्ट है। और जी उसी जी। तरीके से तो एक तरीके से भागीदारी थी। तो जब आपका पूजा में भागीदारी है, आपके जीवन में उनकी भागीदारी है, तो फिर राजनीति में भी उनकी भागीदारी होनी चाहिए। तो विश्व में कई दिनों से ये परिचर्चा चल रही थी कि ये दुनिया यदि महिला नेतृत्व से चले तो वुमेन इसको कैसे चलाएंगी, जिसको कहते हैं विमेन लेड डेवलपमेंट। जी जी यानी जी। कि महिला नेतृत्व कैसा सोचेगा दुनिया के बारे में। हम आप जैसे दुनिया को देखते हैं वैसे महिला तो नहीं देखती ना। महिला या हम्म। स्त्रियों को सोचने का जो तरीका है वो एक अलग है। तो बहुत बार ये कहा गया कि दुनिया में पीस ज्यादा होगा, लड़ाई झगड़ा कम होगा, क्रिमिनल क्राइम कम होगा, क्योंकि महिलाओं की टेंडेंसी नहीं होती है क्रिमिनल। अब ये एक 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 वो है, क्या नाम है, थ्योरी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बाद में ही पता चलेगा। इसी के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन में जो है इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्सेस की अध्यक्ष को महिला को बनाया गया था, और भी कई जगह विमेन की जो लीडरशिप है उसको एक्सेप्ट किया गया था। तो इस तरीके के कार्यक्रम होते ही रहते हैं, आप समझ रहे हैं। तो इंडिया ने ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन है, आई मे बी इग्नोरेंट, बट मुझे नहीं कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन है जो अपनी महिलाओं को विधानसभाओं में और हाउस ऑफ द पीपल्स में और राज्यसभा में बराबरी या सीटें आरक्षित करती हूँ। आई डोंट थिंक इट इज अ नहीं 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 सर, फर्स्ट ऑफ इट्स इसमें अफर्मेटिव एक्शन। डॉक्टर साहब ना यूरोपियन कंट्री में है, ना अमेरिका में है, ना ऑस्ट्रेलिया में है, कहीं भी जी नहीं है। तो थर्टी वही मैं कह परसेंट रहा हूँ रिजर्वेशन। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये समझ लीजिए कि भारत दुनिया को हमेशा से विश्व गुरु रहा है और भारत ने ये प्रदर्शित कर दिया। अब आप जी जी। सोचिए कि जो ये मैंने इस बिल को देखा, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, मैं लोगों को बता दूं कि हम्म ये कोई स्टैट्यूटरी बिल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। तो इससे संविधान की कुछ जो अनुच्छेद हैं उसमें परिवर्तन किए जाएंगे। और इसका नाम है 128वां संशोधन बिल, जो कि अब एक कदम दूर है संशोधन एक्ट के नाम से जाने जाने से। यानी संविधान 128वां संशोधन एक्ट इसको कहा जाएगा। और ये जो एक्ट है उसके जरिए कई जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं उनको अमेंड किया जाएगा। उनमें ये बात जोड़ा जाएगा कि महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की जाए। जो मुख्य अनुच्छेद हैं वो, यदि आप कहें वकील साहब, तो मैं आपके जो सुनने वाले हैं उनको बता दूं। बताइए बताइए। उसमें आपका अनुच्छेद 239 है, जो हाँ कि हाँ। आपको जैसा पता है, जिन लोगों ने दिल्ली वाला अभी पूरा का हम्म पूरा केस देखा होगा, तो ये बेसिकली दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड है। उसमें ये हम्म। कहा गया है कि भाई जो
दिल्ली जो नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली होंगी उसमें विमेन के लिए सीट आरक्षित की जाएंगी BA के फॉर्म में, ठीक है ना। तो उसके बाद अगला जो संशोधन किया गया वो अनुच्छेद 330 में किया गया। उसमें 330A जोड़ा गया है जिसमें ये कहा गया है कि लोकसभा में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित की जाएगी। फिर उसमें ये भी लिखा है कि 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द सीट रिजर्व्ड अंडर 3330 शैल बी रिजर्व फॉर द वुमेन बिलोंगिंग टू SC ST, तो 1/3 उनके लिए भी है। और उसके बाद एज नियरली एज मे बी 1/3 इंक्लूडिंग अ नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द वुमेन बिलोंगिंग टू दिस थिंग, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन द हाउस ऑफ पीपल शैल बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन। तो जब आप टोटल 1/3 निकालेंगे उसमें अब ये विमेन और ये SC ST की विमेन और हमारी विमेन दोनों आ जाएंगी। उसके बाद अगला जो संशोधन किया गया है वो 332 में किया गया है, अनुच्छेद 332 में, जो कि हर राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली से कंसर्न करता है। सेम चीज वहां भी लिखा गया कि 1/3 किया जा रहा आरक्षित महिलाओं के लिए। उसके बाद अनुच्छेद 334 में भी ये किया गया है और वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली और इसके लिए जो है वो कहता है कि इनको अमेंड किया जाए। तो इस तरीके से जो अमेंडमेंट बिल है डॉक्टर साहब आर्टिकल 368 के तहत किया गया है संशोधन। हाँ, तो ये तो जब भी आप ये करेंगे तो बिल्कुल अमेंडमेंट अगर आपको लाना है तो आर्टिकल 368 के थ्रू ही लाएंगे। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की व्यवस्था तीन तरीके से होती है। एक तो जैसे आर्टिकल 4 है, उसको यदि अमेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसको अमेंड करने की व्यवस्था वहीं दी गई है। दूसरा आप आर्टिकल 124 देख लें। आर्टिकल 124 को यदि अमेंड करना है, यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ जजेस की संख्या को बदलना है तो पार्लियामेंट बाय लॉ कर सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की जरूरत नहीं है। यानी कि आप अगर 124 को अभी उठा के पढ़ेंगे तो वहां पे अभी भी लिखा होगा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जजेस है वो 7 है, जबकि आज की डेट में 30 के आसपास जजेस हो रखे हैं। तो अब हो गई। हाँ, तो उसके अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या को बढ़ानी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की जरूरत नहीं है। पार्लियामेंट बाय लॉ एक स्टैट्यूट बनाती है जिसको कि जजेस अपॉइंटमेंट एक्ट कहते हैं, उसमें वो नंबर को बढ़ाते रहते हैं हमेशा, और उसका इफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के उस नंबर से हो जाता है। हालांकि नंबर 7 को आज तक रिपील नहीं किया गया क्योंकि उसके लिए आपको आर्टिकल 368 में जाना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशन बिल ला करके वो जो 7 नंबर है उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल आपने एकदम सही पॉइंट आउट किया, ये आर्टिकल 368 के तहत ही है ये, जिसमें आधे से अधिक आधे विधानसभाओं की प्रस्ताव पारित होना जरूरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 368 में 2 तरीके की अमेंडमेंट की व्याख्या की गई है। एक 368 का आर्टिकल 368 क्लॉज 1 है, दूसरा उसका प्रोविजो क्लॉज है। तो प्रोविजो क्लॉज में कुछ एंट्रेंस प्रोविजन है। यदि संविधान ये जो संविधान में आप एंट्रेंस प्रोविजन को अमेंड करना चाहते हैं तो फिर आपको दो प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ता है। एक तो वो जो स्पेशल मेजॉरिटी 368(1) में इनवाइसेज है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी, और दूसरी उसके अलावा आपको वो जो आपने अमेंडमेंट, जैसे भी अमेंडमेंट बिल आया है, अगर ये एंट्रेंस प्रोविजन का होता तो फिर इसके लिए आपको जो है आधे से ज्यादा विधानसभाओं से भी इसको थ्रू अ रिजोल्यूशन पास कराना पड़ता, पर क्योंकि ये एंट्रेंस क्लॉज में नहीं है तो इसलिए इसमें आधे से ज्यादा स्टेट्स के को पास करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ी सी इसके बारे में भी बताएंगे। दिल्ली एक स्पेशल स्टेट है, ना तो यूनियन टेरिटरी है ना स्टेट है, तो इसके लिए स्पेशल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है, तो इसके बारे में थोड़े से बताएंगे, क्योंकि हमारे जो ये है जो परिचर्चा है उसको जो कॉम्पिटिटर स्टूडेंट भी देखते हैं। देखिए, जो आर्टिकल अगर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, मेरे ख्याल से आर्टिकल 239A जो शुरू होता है पूरा का पूरा, ठीक है ना, वो पूरा दिल्ली के संदर्भ में अपने आप में खुद एक कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना। सो आप अगर दिल्ली के लिए देखेंगे वो उसमें कितने मेंबर ऑफ सदस्य होंगे या उसमें उनका कॉम्पिटेंस क्या होगा। दिल्ली विधानसभा जो 246 में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और ये दिया है, उनमें से किन किन पे वो लॉ बना पाएगी, किन किन पे नहीं बना पाएगी। तो ये आपका जो है सेक्शन आर्टिकल 239AA में
दिया गया है, उसकी पूरी की पूरी एक लिस्ट है। बिकॉज आपको पता होगा कि ये जो आर्टिकल 239 AA है वो पड़ता है पार्ट 8 में। पार्ट 8 जो है वो आपका यूनियन टेरिटरीज से संबंधित है। हाँ हाँ हाँ। तो यूनियन टेरिटरीज में अब चूंकि दिल्ली को एनसीएलटी का दर्जा दे दिया गया, वो टेक्निकली यूनियन टेरिटरी नहीं है, although it's a kind of union territory but having a little more power than the union territories, ठीक है ना। तो इसलिए आर्टिकल 239 AA जो है वो बहुत बड़ा आर्टिकल है। उसके बाद आप देख लें कि 239AB है कि अगर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए दिल्ली में, तो फिर उसमें जो इमरजेंसी का प्रोविजन है वो कैसे लागू होगा, और वो लेफ्टिनेंट जनरल है या सॉरी हाँ आई मीन जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी पावर्स क्या होंगी। फिर 239B में दिया है कि ऑर्डिनेंस का क्या है पावर, ठीक है ना, हालांकि वो पुडुचेरी के संदर्भ में है। तो जहां तक विधानसभाओं की शक्ति का सॉरी एनसीएलटी की विधायी शक्तियों का सवाल है और यूनियन गवर्नमेंट की विधायी शक्तियों का सवाल है और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ दिल्ली के रिलेशनशिप का सवाल है, तो वो 245, 246, 248 से ना गवर्न होकर के, या 248 से शायद गवर्न हो जाए, वो बेसिकली गवर्न होता है 239AA से। यही है वो व्यवस्था। एक प्रकार के दिल्ली को स्पेशल स्टेट बोल सकते हैं अपन, ना यूनियन टेरिटरी है ना स्टेट है। जी जी, वो यूनियन टेरिटरी है, हालांकि उनको उसी चैप्टर के अंदर में रखा गया, तो ये तो बिल्कुल तय है कि वो यूनियन टेरिटरी है। लेकिन चूंकि उनकी जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको कुछ ज्यादा पावर दिए गए हैं, और अभी 2 केसेस थे, अब उन केसेस का नाम बोल रहा हूं, जिसमें से ये पूरा इंटरप्रिटेशन देखा गया कि एग्जीक्यूटिव पावर क्या होगा विज़-वी, बिकॉज इसमें जो 239AA है वो लेजिस्लेटिव पावर की बात करता है। और जब आप लेजिस्लेटिव पावर की बात करते हैं तो आप बेसिकली बात ये करते हैं कि भाई पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में रिलेशनशिप क्या होगा। सो नॉर्मली पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में वो पार्ट 11 में दिया हुआ है उसका 245 से लेकर के जो भी वो प्रोविजन है। लेकिन दिल्ली के लिए पार्ट 11 ना अप्लाई करके, दिल्ली की जो विधानसभा है उसके लिए पार्ट 11 ना अप्लाई करके 239AA अप्लाई करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की संसद और दिल्ली के विधानसभा में विधायी रिश्तों की आप एनालिसिस कीजिए, तो उसका एनालिसिस आप आर्टिकल 239AA से ही करेंगे, जिसमें पूरा शेड्यूल है उसका। हाँ, उसका पूरा स्ट्रक्चर दिया गया है कि क्या कौन से मैटर्स पे वो कर सकते हैं, कौन से मैटर्स पे वो लॉ नहीं बना सकते, ऐसा करके पूरा दिया गया है। जी डॉक्टर साहब, इसके बाद मैं एक चीज और लेना चाहता हूं जी। ये जो पाकिस्तान के संविधान में इंटरिम गवर्नमेंट की जो प्रोविजो है, जैसे सरकार भंग हो नेशनल असेंबली भंग हो जाती है, उस स्थिति में इंटरिम सरकार की प्रोविजो है। चुनाव के पहले जो कार्यकाल जो समाप्त हो जाती है उसके पहले इंटरिम गवर्नमेंट की प्रोविजो है। और जो सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर सकती है उस स्थिति में भी इंटरिम गवर्नमेंट की प्रोविजो है, जो मात्र 3 माह के लिए है। और जब नेशनल असेंबली ऑलरेडी भंग हो चुकी है, उस स्थिति में वहां के जो प्रेसिडेंट को माने एक्सटेंशन का पावर है या क्या है, इसके बारे में वहां के कॉन्स्टिट्यूशन जो है साइलेंट है। तो थोड़े से इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में फिर और। अब मुझे वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की एनालिसिस करनी पड़ेगी कि कौन सा उनका क्या है इलेक्शन के और उसके पावर का। लेकिन इतना मुझे पता है कि 6 महीना या 3 महीना, यही 90 दिन। हाँ, तो यही दो सिचुएशन है। एक तो है कि अगर गवर्नमेंट टर्म पूरा कर लेती है तो वो ड्यूरेशन क्या होगा, गवर्नमेंट टर्म पूरा नहीं करती है तो वो सिचुएशन क्या होगा। ऐसे में 3 महीना या 90 दिन है। देखिए वकील साहब, ये तो आप भी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बहुत अंतर होता है। तो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में बहुत अंतर होता है, तो आपको ये बात तो पता होगी ना कि भाई आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिख देने से तो काम नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नाम की चीज नहीं है एकदम से। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नाम की चीज नहीं है तो फिर वो आपको जो है अपने मन से चलता है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फॉलोड एट ऑल इन पाकिस्तान, ठीक है ना। हर कोई अपने में कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो उसका रीजन भी है। देखिए मैं अभी बार बार पाकिस्तान के मेरे जो भाई बहन है उनको समझाता हूँ
कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब जो है, भाई एक बात सोचिए कि पंजाब का पंजाबी कुछ और सोचता है और पाकिस्तान का पंजाबी किसी और तरीके से दुनिया को देखता है। पंजाब का पंजाबी भले कुछ जो आप कह लें, अगर कुछ खालिस्तानी हैंडफुल है, मेजॉरिटी ऑफ मेरे जो सिख भाई बहन है वो बहुत पैट्रियटिक है, वो मुझसे भी ज्यादा अपने देश से प्यार करते हैं। तो पाकिस्तान के पंजाबी को यहूदियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान के पंजाबी को वेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करना, बल्कि सॉरी हिंदुस्तान भारत के पंजाबी को वेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करना, भारत के पंजाबियों को यहूदियों को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। भारत का पंजाबी जो है वो बाहर जाकर के मेहनत करता है, उनका पार्ट बनता है। भारत का जो पंजाब और सिख है उसको श्रीमान अजय बग्गा जी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इस समय वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन है, ठीक है। लेकिन वही पंजाब का जो पाकिस्तान का जो पंजाबी है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? उसको हाफिज सईद रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको लश्कर तैयबा रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको लखीर रहमान जखवी रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको जो है वो ये जैश मोहम्मद और पता नहीं क्या क्या तंजीमें बना रखी हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप उनका कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसका मतलब होता है सेपरेशन ऑफ स्टेट फ्रॉम द चर्च, यानी कि इसको ऐसे कह ले, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर फ्रॉम कुरान, तब जाके पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। मैं पाकिस्तान के लोगों को कहा जाता है कि भाई 57 इस्लामिक मुल्क है, ये सबसे बड़ा झूठ है। एक भी इस्लामिक मुल्क तो है ही नहीं सिवाय पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के। या तो अरब मुस्लिम मुल्क हैं और या तो सारे के सारे सेक्युलर हैं। उनके यहाँ बस मुसलमानों की संख्या ज्यादा, वो अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र नहीं कहते, वो मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है उनके यहाँ, बट दे आर नॉट इस्लामिक राष्ट्र, यानी इस्लाम का उद्भव वहां से नहीं हुआ है। इंडोनेशिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, वो कहता नहीं है कि हम इस्लामिक राष्ट्र हैं, वो कहता है कि हम एक सेक्युलर डेमोक्रेसी हैं। आप तुर्की देख लीजिए, तुर्की देख लीजिए, उज्बेकिस्तान देख लीजिए, कजाकिस्तान देख लीजिए, तुर्कमेनिस्तान देख लीजिए, यू नेम इट, ये सारे अपने आप को सेक्युलर कंट्री कहते हैं। सिर्फ अरब कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन वो अपने आप को कहता है हम एक अरब ममालिक हैं और मुस्लिम कंट्री हैं। तो वो तो बेसिकली डॉक्टर साहब अरबी गल्फ कंट्री हैं, उनकी तो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, कहाँ है? कुरान ही उनका कॉन्स्टिट्यूशन है ना भाई। हाँ। जब आप कह रहे हो मुस्लिम है तो मुस्लिम तो कुरान से बनता है ना। हाँ। जैसे भारतीय तो वेद से बनेगा। भारत की व्यवस्था कहाँ दी गई है? वेद में दी गई है। अब लोग कॉन्स्टिट्यूशन को समझ नहीं पाते, कॉन्स्टिट्यूशन को लॉ समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है कि भाई हाउ डिड इंडिया कम टू एग्जिस्टेंस, तो उसकी संरचना तो वेद में दी गई है। राजम युद्ध है जो सुयश के राजा सुयश का वर्णन है, उसके बाद राजा ऋषभ का वर्णन है, मरुदेवी का वर्णन है, उनके पुत्र का वर्णन है, जिनसे भारत के राजा भारत के नाम पे इसका नाम भारत पड़ा। तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तो वेद ही है ना। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, यानी कि यहाँ पे ही यही जो भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशन वेद है और हमेशा ही वेद रहेगा। जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेद का ही एक रिफाइंड वर्जन है। हम उसको और प्रोग्रेसिव लेता जा रहे हैं, लेकिन ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन वेद को कैंसिल नहीं कर देता, ये वेद को मॉडिफाई कर देता है इन द पॉलिटिकल सेंस। तो वेद की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की धारणा रही होगी उसको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1950 जो है वो जो है उसको अमेंड कर देता है, उसको आप कह लीजिए सेपरेशन कर देता है वेद से पॉलिटिकल पावर का। तो वेद में अगर पॉलिटिकल पावर किसी राजा के पास था तो वो लेकर के अब वो पॉलिटिकल पावर हमने लोगों को दे दिया है, तो पीपल ऑफ इंडिया के पास आज पावर है, बस वही है। लेकिन वैदिक स्ट्रक्चर, फिलॉसफी और वैदिक हिस्ट्री को थोड़ा कैंसिल आउट करता है। आप अगर बाइबल में से पॉलिटिकल पावर निकालते हो तो इसका ये मतलब थोड़ा कि बाइबल कैंसिल आउट हो गया या बाइबल खत्म हो गई। बाइबल का जो स्पिरिचुअल पार्ट है वो तो एग्जिस्ट करता है ना। क्रिश्चियन तो आज भी लोग हैं ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी आपको क्रिश्चियन नहीं बनाता, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी आपको जर्मन बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस आपको क्रिश्चियन नहीं बनाता, वो आपको फ्रेंच बनाता है। लेकिन बाइबल आपको जर्मन नहीं बनाती, बाइबल आपको क्रिश्चियन बनाती है। बाइबल आपको फ्रेंच नहीं बनाती, बाइबल आपको क्रिश्चियन बनाती है। उसी तरीके से वेद से आप जो है वो वैदिक फिलॉसफी वाले बनते हो, भारतीय बनते हो। और अब जैसे अरब है, कुरान जो है अरबी भी बनाती है, कुरान जो है वो मुसलमान भी बनाती है। तो अरब के लिए मुसलमान होना और अरबी होना कोई दो अलग अलग चीज नहीं है। लेकिन भारतीय मुसलमान के लिए अरबी होना और मुसलमान होना दो अलग अलग चीजें हैं। इसको उनको समझना पड़ेगा।
खैर वही है। तो पाकिस्तान के संदर्भ में बस इतना ही कहा जा सकता कि बड़ी एक अजीब सी जाहिलियत, जिसको कह लीजिए, वो रिट लार्ज है, और अपने लोगों को, उनके लोगों की कमी नहीं है, उन लोगों की मति भ्रष्ट कर रखी है। जी जी। मैं आज एक चैनल पे था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री जी गए हैं, उन्होंने ऐसा ऐसा बोला है भारत हाँ के हाँ, बारे में। उसी को मैं आने वाला था। जी जी। मैं उसी को बोल रहा था डॉक्टर साहब कि न्यूयॉर्क में उन्होंने कहा कि अमेरिका के जो इजराइल है वैसे चीन के इजराइल पाकिस्तान है, बताइए। ठीक, किसका इजराइल है? चीन का इजराइल पाकिस्तान है? चीन का अच्छा, इजराइल पाकिस्तान है, ये ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है उसने। अगर वो ऐसा कहना चाहते हैं तो वही है कि बोलने को कुछ भी बोल दिया, जब आपकी समझ उतनी बेवकूफी भरी है तो उसका क्या किया जाए। यहूदियों के साथ मुसलमानों ने भी परसिक्यूशन किया, और यहूदियों के साथ क्रिश्चियनों ने भी परसिक्यूशन किया, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो कोई सच नहीं। और दोनों। हिस्ट्री की किताब में हिंदुओं के साथ भी क्रिश्चियनों ने परसिक्यूशन किया और मुसलमानों ने परसिक्यूशन किया। क्रिश्चियन यहूदियों के परसिक्यूशन पे फिल्म बनाइए तो आपको नोबेल प्राइज मिलता, अरे वो मिलता है, क्या कहते हैं उसको, ऑस्कर। लेकिन आप अगर हिंदुओं के परसिक्यूशन पे पिक्चर बना दीजिए तो वो ऑब्नॉक्शियस हो जाता है, वो क्या कहते हैं, नफरती पिक्चर हो जाता है। मतलब हमको हमारी हिस्ट्री बताने का भी हक नहीं है डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप और हमारी औरतों को ले जाके बेचा तुमने दमिश्क के सड़कों पे, अफगानिस्तान में हमारे मंदिरों को तोड़ा, वो हिस्ट्री हम बताना चाहें तो हम कम्युनल है। क्योंकि हमें अपने ऊपर किए गए परसिक्यूशन को एहसान समझ के एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, वो हिस्ट्री का पार्ट बन गए हमारे, ये कहना चाहते हैं। और इसको सच दिखाने के लिए उन्होंने भारतीय हिस्ट्री में झूठ लिख दिया कि फलाना राजा ने ये मंदिर तोड़ दिया, फलाना राजा ने वो मंदिर तोड़ दिया, फलाना राजा ने ऐसा कर दिया, फलाना राजा ने वैसा कर दिया। भाई किसी राजा ने जिजिया टैक्स तो नहीं लगाया ना। और फिर जो हमारे घर का अंदर का बात है वो हमारे घर के अंदर की बात है। हम तो बाहर वालों को और घर वालों को समान तो नहीं रख सकते ना। अरबी क्या हिंदुस्तानियों को समान रख देंगे? तुम तो कह रहे हो कि नहीं भाई इस्लाम इंडिया का पार्ट बन गया, तो क्या हिंदुइज्म अरबिया का पार्ट बनेगा? भाई वन वे ट्रैफिक कैसे चलेगा? टू वे ट्रैफिक चलना चाहिए ना। क्या हम ये अरबों से जाके कहें कि भाई चूंकि तुम हिंदू इंडिया के पार्ट बन गए हो तो हम भी तुम्हारा पार्ट है, हमें यहाँ पे मंदिर खोलने दो, उसी तरीके से जैसे हिंदुस्तान के हर गली में एक मस्जिद है। ये एक तरफा तो नहीं चलेगा ना कि मुसलमान हिंदुस्तान का पार्ट तो बन गए मगर हिंदुइज्म अरबिया का पार्ट नहीं बना, या सेंट्रल एशिया का पार्ट नहीं बना। वो ऐसे कैसे चलेगा? वन वे करके हम ही सबको ले भाई। सारी दुनिया रेसिप्रोसिटी पे चलती है। इंटरनेशनल रिलेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। तो तैसा तो आप ये कह रहे हो कि जो हमारे आक्रांता थे वो हम वो भारतीय बन गए क्योंकि वो यहाँ रह गए, वो शादी कर ली उन्होंने लोकल से। मैंने तो आज तक ऐसा नहीं सुना भाई। डॉक्टर साहब, मैं इतिहास के पुस्तक में देखा, बहुत सारा पढ़ा हूं मैं, और मेरा सब्जेक्ट भी था हिस्ट्री बीए में। तो जो 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक मुसलमानों ने उनको प्रताड़ित किया, यहूदियों को, उसके बाद क्रिश्चियनों ने किया, इसके बारे में कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। नहीं, हमारे यहाँ नहीं मिलता क्योंकि हमारा तो हिस्ट्री से हमारे हिस्ट्री की बात कर रहा हूं, हमारे हिस्ट्री में खैर हमारा यहूदियों से और क्रिश्चियनों के बीच में या जो मुसलमानों और यहूदियों के बीच में वो, उससे हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पुस्तक में तो मोहम्मद को तो पढ़ा ही रहे थे ना। क्लास 12 की सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस की बुक में मोहम्मद के ऊपर एक चैप्टर था। कैसे वो एक रिफॉर्मर थे और उन्होंने जो है बहुत बड़ी चेंजेस ली और हमारे लिए बहुत कुछ सीखने का। बताइए, ये तो आप कर रहे हो जो आपने करने की कोशिश की थी भारत के साथ। भारत का जो आपने प्रतिबिंब आज के डेट में, आप किसी भी स्कूल में, दुनिया के स्कूल में चले जाएं वकील साहब, जर्मनी एक सेक्युलर मुल्क है इन अ सेंस कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर आज भी जर्मन के स्कूल में बाइबल पढ़ाया जाता है बच्चों को। उनको बाइबल से दूर नहीं किया जाता। आपका ऑप्शन है, अगर आप नॉन क्रिश्चियन हैं तो आप ऑप्ट आउट ये कर सकते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आप पढ़ते हैं जाके। हमारे यहाँ तो वेदों की इसको शिक्षा स्कूल से बंद कर दिए। अमेरिका के कॉलेज में है सर। तो मैं कॉलेज की बात छोड़िए, कॉलेज में तो आप एक एज अ कोर्स ऑप्ट करते हो ना। मैं तो स्कूल में मैंडेटरी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। हाँ, बच्चा गणित पढ़ रहा है, मैथ्स पढ़ रहा है, फिजिक्स पढ़ रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहा है, अपनी हिस्ट्री के बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है। हिंदुस्तान का जो जनता है वो अपने ऊपर मौक करता है। वो जय श्री राम को मौक करता है, उसको समझता है बड़ा अच्छा कर रहे हैं हम, बड़े मॉडर्न हैं।
हम्म ये आप ऐसी नफ्सियात बनाने का बहुत एफर्ट लगा, वो एफर्ट पेड ऑफ किया है। आज की डेट में हम्म जो आधी से ज्यादा जनता है वो अपने इतिहास से नफरत करती है, उसको मॉक करती है, उसको बिना जाने हुए, हम्म। बिना इसमें उसकी गहराई। जी। एक चीज मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब, कि आज तक चीन ने जितना भी पाकिस्तान को दिया है, ऋण दिया है, चाहे 70 अरब दिया है, 75 अरब दिया है, अमेरिका ने 150 अरब डॉलर 14 अगस्त 1947 से लेके 2022 तक 150 अरब डॉलर एड दिया है पाकिस्तान को। और आज ये बोलते हैं कि मतलब हम चीन के सैटेलाइट स्टेट हैं, चीन के इजराइल हैं, और इजराइल जैसे पाकिस्तान अमेरिका का है, वैसे हम चीन के हैं इजराइल। सुन लीजिए इसका एनालिसिस। दोनों के कल्चर में, दोनों के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा उत्तर दक्षिण का अंतर है। कब अमेरिका ने यहूदियों को परसिक्यूट किया? जबकि चाइना कहता है कि इस्लाम एक मेंटल डिजीज है। बिल्कुल बिल्कुल खुलेआम तो बोला। यानी कि अगर आप अगर चाइना के सैटेलाइट स्टेट हो तो आप फिर मान रहे हो कि यू आर इन्फेक्टेड विद अ मेंटल डिजीज, क्योंकि वो तो बिल्कुल इस्लाम बिल्कुल। को टॉलरेट नहीं करते, वो तो मस्जिदें उड़ा देते। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने उनके कोर्ट से आया था कि इस मस्जिद को तोड़ो। हाँ, तुम सिंजियांग तो बहुत प्रांत। अच्छा कर रहे हो अगर तुम ये कह रहे हो कि तुम, बिकॉज कि भाई अमेरिकन अपने आप को जूडो क्रिश्चियन कंट्री कहते हैं। हम्म अमेरिकन अपने आप को, जो ट्रेडिशनली ऑर्थोडॉक्स अमेरिकन हैं, वो कहते हैं अमेरिका इज अ जूडो क्रिश्चियन कंट्री। जूडो में जूडो जूइज है, तो वो हम्म इजराइल से उनका अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्टेड है। वो बाइबल, उनकी जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें ओल्ड टेस्टामेंट इनकॉर्पोरेटेड है। और आप ये कह रहे हो, अगर आप चाइना के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जुड़ना चाह रहे हो, जो कह रहा है कि गॉड इज अ ओपियम फॉर मासेस, तो आपकी सारी हम्म जो जनता है वो तो अफीमची हो गई, और वो तो हम्म इस्लाम को खत्म करने पे तुले हुए हैं। तो जुड़ जाओ, बहुत बढ़िया है भाई, जुड़ जाओ। मैं तो कह रहा हूं तुम बनो, खत्म करो फिर ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन पे जाओ, क्योंकि हम्म अमेरिका अपनी जूडो क्रिश्चियन ट्रेडिशन को डिनाई नहीं करता, इसी नाते वो इजराइल के सुरक्षा की गारंटी है। इसलिए हम्म नहीं कि वो उनसे कोई उनको बड़ा प्यार है, बल्कि वो देखते हैं कि जूज आर आवर ओन ब्रदर, क्योंकि जो ईसा मसीह थे वो तो जूस ही थे ना। तो हम्म इसलिए आप देख लिए, ये जो ट्रम्प है, ट्रम्प एक बहुत बड़ा क्रिश्चियन, मतलब ऑर्थोडॉक्स रिपब्लिकन था, ही लव क्रिश्चियनिटी। वो क्रिश्चियन बहुत आर्डेंट क्रिश्चियन था, मगर उसकी जो हम्म बेटी थी, उसकी बेटी की शादी उसने एक यहूदी से की हुई थी। ठीक है हम्म ना? तो क्या हम्म। आप अपने यहाँ पे जो है ये चाइना। चाइना में बोलिए कि वो जरा मुसलमानों को जरा शंघाई में एक चर्च, वो मॉस्क खुलवा दे, क्योंकि हम्म अमेरिका में सिनेगॉग तो जहां चाहेगा यहूदी खोल देगा। लेकिन हम्म आप जरा चाइना में जाकर के एक मस्जिद खुलवा के देखिए, आपको मजा आ जाएगा, एकदम यूं मजा आएगा, यूं समझ में आ जाएगा हम्म कि आप कैसे सेटेलाइज स्टेट हो। अमेरिका हम्म फ्रीडम ऑफ रिलीजन में विश्वास करता है, क्योंकि वो सबको रिलीजन देना चाहता है, क्योंकि वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। चाइना कहता है रिलीजन इज ऑल बुलशिट, इट्स अ हम्म मेंटल डिजीज। हम्म तो सोचिए इन पाकिस्तानियों की जहालत का इंतहा, सोचिए हम्म कि तुम किसके साथ, और यही वो करेंगे जो इन्होंने अमेरिका के साथ किया। 70 साल तक अमेरिका में इन्वेस्ट किया इन्होंने, और अमेरिका और इनके बीच में प्रॉब्लम यह था कि अमेरिका चाहता था ये डेमोक्रेटिक बने और ये इस्लामिक बन गए। उसके बाद हम्म। इन्होंने अमेरिका अपने लोगों में ये फैला दिया कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पूरा पूरा। पाकिस्तान के लोगों का बेसिक मानना यह है कि हिंदूज के बाद उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई है, या उसी के समकक्ष कोई बड़ा दुश्मन है, तो वो अमेरिका है। अमेरिका है, और तो वीजा ये के लिए लाइन में खड़े हैं पूरा। ना भी खड़े हों, हम्म मगर तुमने उनसे एड लिया, तुमने उनसे वेपन्स लिए, तुमने उनसे टेक्नोलॉजीज ली, और तुमने अपने ही लोगों को उनके अगेंस्ट में कर दिया। ये इनका कैरेक्टर है। अब प्रश्न हम्म ये उठता है कि जब तुम अमेरिका से नफरत करते हो, और तुम हिंदुओं से नफरत करते हो, चाइना से तुम प्यार करते हो, तुम्हारी आइडेंटिटी सिवाय मुस्लिम्स के कुछ है ही नहीं, और तुम कह रहे हो कि चाइना हमको प्रोटेक्ट करेगा। चाइना जिस दिन आया, सबसे पहले उसने मस्जिदें बंद करनी है, हम्म और वो कहेगा कोई प्रेयर शेयर नहीं। वो तो कहते हैं तुम मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, दाढ़ी नहीं रख सकते, फास्ट हम्म नहीं रख सकते। ये चाइना है, ये चाइना अमेरिका है इनके लिए। हम्म हम्म यहूदी, जब अमेरिका का संसद आता है सत्र में, तो वो वहां पे यहूदी प्रेयर से शुरुआत करते हैं,
हमें और भी प्लेयर्स होते हैं, मगर क्रिश्चियनिटी, वो जो बाइबल जिसपे उनका राष्ट्रपति हलफ उठाता है, ओबामा जो कि एक मुसलमान थे, हालांकि वो अपने आप को नहीं रिकॉग्नाइज करने, बात अलग है, लेकिन उनका नाम तो था ना ओबामा, क्या नाम है, बराक हुसैन ओबामा। बराक ओबामा, बराक, उनका मिडिल नाम हुसैन था, उनके पिताजी के मुस्लिम थे। हाँ, तो हाँ, बराक हुसैन ओबामा साहब भी बाइबल पे जाकर के हल्फ उठाए शपथ थे, लिया और जिसको अपना आप, रिलीजन डिक्लेयर किया था क्रिश्चियन अपना। हाँ, तो आप ये बताइए कि वो जब क्रिश्चियनिटी यानी बाइबल पे जब वो अपना शपथ ले रहे हैं, तो बाइबल में तो ओल्ड टेस्टामेंट इंक्लूडेड है, क्योंकि कभी बाइबल ने ओल्ड टेस्टामेंट को रूल आउट नहीं किया था, उसमें कुछ संशोधन कर दिए थे, जिसे कहते हैं न्यू कवेनेंट, न्यू कॉन्ट्रैक्ट। तो पॉइंट ये है वकील साहब कि अगर तुम चाइना के उसमें जाओ, तो चाइना तो सारे भगवानों को मेंटल डिजीज मानता है, उसमें अल्लाह मियां भी आ गए। फिर करो उनके साथ दोस्ती, तुम्हें दिखेगा अभी जो तुम आज दुनिया को सोचोगे, तुम दुनिया को चिढ़ा रहे हो, ये तुमने उड़ता हुआ तीर जो है मुंह में ले लिया है। अब ये जब गले के नीचे आएगा तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। बोलो, बोलने का तो कोई, पाकिस्तानियों को क्या है, बोल रहे हैं। पिछले 200 साल से जो पाकिस्तानी, मतलब जो एक इस माइंडसेट के लोग इंडिया में रहते हैं, वो बोले ही जा रहे हैं। उनको कोई रोक नहीं रहा है। वो अन की बंद किताब लिख रहे हैं, वो उन्होंने सबको झूठ साबित करने के लिए अजीब अजीब आर्ग्यूमेंट्स, वो 200 साल से वो बोल रहा है, अजीब अजीब चीजें बोल रहा है वो। और जब उसको एक मौका मिला कि अब हिंदुस्तान को तुम इस्लामिक निजाम के हिसाब से चला के देख लो, जो तुम कहते हो कि यहाँ पे हम वो लाएंगे, शरिया लॉ लाएंगे, निजाम मुस्तफा लाएंगे। निजाम मुस्तफा है ना पाकिस्तान में? क्या है पाकिस्तान आज की डेट में? लोगों को ये नहीं पता हम कौन है। पाकिस्तान का कल्चर क्या है? कहते हैं कि हिंदुस्तान की फिल्में, हिंदुस्तान की टीवियां हमारा कल्चर। पाकिस्तान का लोगों का कल्चर होता है ऐसे पॉजिटिव होता है कि मेरा कल्चर क्रिसमस है, मेरा कल्चर ईद है, मेरा कल्चर होली है, दीपावली है। पाकिस्तान का कल्चर क्या है? मेरा कल्चर होली नहीं है, मेरा कल्चर दीपावली नहीं है, बाकी क्या है तुमको पता ही। उनका कल्चर निगेशन ऑफ इंडियन कल्चर है बस। वो अब जो पंजाबी गिद्दा ना पाए, जो पंजाबी भंगड़ा ना पाए, जो पंजाबी बैसाखी ना शेयर करे। आप सोचिए, मैं जब कजाकिस्तान में था तो लोगों, मुझे ईद की छुट्टी नहीं मिली थी, पता ही नहीं था, ईद के दिन मेरा ऑफिस था। और नवरोज के दिन, नवरोज के लिए 3 दिन की छुट्टी थी, और नवरोज सेलिब्रेट हुआ पूरे कजाकिस्तान। मुस्लिम पॉपुलेशन थी वो, उनको ईद का कोई आइडिया नहीं है, मगर नवरोज का पूरा आइडिया। ये है, भारत को तो पिछले 70 साल से इस्लामिक स्टेट बना के रूल किया गया। ये बात आप जानो, तो हमारे साथ ये किया गया है। तो भारत की आइडेंटिटी को 200 जो 300-500 सालों में अंग्रेज और ये आक्रांता नहीं कर पाए, 70 साल में हमारे एजुकेशनिस्ट ने कर दिया, खत्म कर दिया भारत को इन्होंने। जी डॉक्टर साहब, अभी पाकिस्तान के विदेश मंत्री 3 दिन पहले यूरोप में बोल रहे थे कि हमारा हिस्ट्री 5000 साल का है। हमारा हड़प्पा मोहनजोदड़ो का बात कर रहा था। अरे आपने कॉन्स्टिट्यूशनली सबको रिजेक्ट कर चुका है, इंडियन कल्चर को कॉन्स्टिट्यूशनली। हिंदुस्तान से, हिंदुओं से घृणा करते हो, 2 नेशन थ्योरी के नाम से वोट लेते हो, और आज दुनिया में जाके बोल रहे हो कि हमारा 5000 साल का इतिहास है, और अपने इतिहास में लिख ले हो कि 14 अगस्त 1947 से हमारा इतिहास शुरू होता है। नहीं, अपनी इतिहास की किताब में लिखे कि मोहम्मद बिन कासिम से हमारा इतिहास शुरू होता है। हाँ तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दोहरा चरित्र को बता रहा हूं। दोहरा चरित्र नहीं, झूठ। हाँ। दोहरा चरित्र में एक सच होता है, तो झूठ बोल रहे हो तुम। हाँ। अब ये झूठ के ऊपर बनी हुई कंट्री है, जाहिल लोग हैं ये, क्या कीजिएगा, मूर्ख हैं ये पूरे के पूरे। आप इनका जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है, आपने पढ़ा है कभी? पढ़ा, बता दीजिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, बड़ा मस्त छोटा सा है। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल। ठीक है ना? तो मोहनजोदाड़ो, और उसमें तो अल्लाह नहीं थे, उसमें तो शिवलिंग थे भैया, हैं? वो तो गायब हो गए। भगवान शिव महादेव तो गायब हो गए आपके यहाँ पे, इंद्र गायब हो गए हैं, गायब हो गए। वो विदेश मंत्री तक्षशिला की भी बात कर रहा था, जो तक्षशिला में वो अर्थशास्त्र पढ़ाते हो अपनी किताबों में, उसमें लिखा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अर्थशास्त्र पे चलेगा।
Whereas sovereignty over the entire universe belong to Allah Almighty हाँ, alone, the authority which He has designated on the state Pakistan. The Constituent Assembly representing the people of Pakistan resolved to frame a constitution for the sovereign independent state of Pakistan. When the state shall exercise its power and authority through the chosen representative, wherein the principle of the, अब ये देखिए, ये कह रहे हैं principles of democracy, freedom, equality, tolerance and social justice as enunciated by Islam. तो इस्लाम में डेमोक्रेसी है? यार वो तो मतलब दूर। इस्लाम में डेमोक्रेसी है? यही है इनकी झूठ, मुनाफिकत है। और हाँ, हाँ, ये भी जानते हैं, अल्लाह मियां ने कहा मुनाफिक सबसे ज्यादा नरक में जाएंगे। Wherein the Muslims shall be enabled to order their lives in the individual. तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के लोग और तक्षशिला में लोग मुसलमान थे। नहीं, वो तो पैदा नहीं हुआ था उस समय इस्लाम। Shall be enabled to order their lives in the individual and collective spheres in accordance with the teachings of the requirements of Islam as set out in Holy Quran and Sunnah. तो भैया तो कुरान का तो बेसिक टीचिंग यही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि सारे गॉड गलत है। तो तुम कहां से फिर होगा, क्योंकि तक्षशिला में तो इंद्र, विष्णु, शंकर इनकी बातें हो रही थी, और इसके अलावा वो तो चूंकि वो तो उनके जो गॉड थे और आपके गॉड, उन गॉडों को तो तुमने रिजेक्ट कर दिया है, तुमने उस कल्चर को रिजेक्ट कर दिया है। Wherein adequate provision shall be made for the minorities to profess and practice their religions and develop their cultures. ठीक है ना? Wherein the territories now included in the accession with the Pakistan and such other territories as may here be included exceed Pakistan from federation blah blah blah. Wherein shall be guaranteed fundamental, बताइए, कह रहे इस्लाम के जितना अलाउड है उतना हम फंडामेंटल राइट देंगे। सोचिए। So these are, ये इतने कंफ्यूज लोग हैं, ये इतना झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं, जिसे एक अमेरिकन ने कहा था कि दे आर पैथोलॉजिकल। वो कॉन्स्टिट्यूशनली झूठ बोलते हैं, सोशली झूठ बोलते हैं, पॉलिटिकली झूठ बोलते हैं, इकोनॉमिकली झूठ बोलते हैं। दिस स्टेट इज नथिंग बट फुल ऑफ लाइज एंड डिसेप्शन। डॉक्टर साहब में एक यूट्यूबर हैं, बाहर रहते हैं, वो उनका चैनल है और पाकिस्तान के संबंध में ही उनका पूरा इस्टेब्लिशमेंट है। तो वो अब्दुल बासित जो एक्स एम्बेसडर इंडिया में जो थे पाकिस्तान के, उससे चर्चा कर रहे थे, तो इतना द्रवित हो जा रहे थे, भारत पाकिस्तान संबंध खराब है, इससे दुखी हो जा रहे थे। वो ये बोले कि मैं हिंदू के घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन वो महोदय ये नहीं बता पाए कि अभी हिंदू हो कि नहीं। तो भारत में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे दीवाने हैं पाकिस्तान के। मेरे को, मैं बोला लगा इसको फोन लगा कुछ पूछूं करके कि मैं हिंदू घर में पैदा हुआ, इतने तक बंद कर दिया अब्दुल बासित को खुश करने के लिए। उसने ये नहीं कहा कि मैं अभी भी हिंदू हूं करके। उसका इतना हिम्मत नहीं है, या अपने आप को हिंदू दिखाना नहीं चाहता है। बड़ा अच्छा यूट्यूबर है। क्या नाम है उनका? अरे ये जो अरविंद सहारण जी जो न्यूजीलैंड में है। ठीक है, अपना अपना मानसिकता है वो अरविंद जी का। वो ये नहीं बोले कि मैं हिंदू हूं करके। मैं हिंदू घर में पैदा हुआ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह से भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा मजबूत रहें। तो मैं बोला भैया ये बोलना था कि मैं हिंदू हूं करके, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं वो ठीक है, अगर वो चाह भी अरविंद जी तो कोई बुराई नहीं है, मगर अरविंद जी तो ये बात तो अब्दुल बासित को बोले। अब्दुल बासित जिस माइंडसेट का आदमी है, वो तो गजवाई हिंद पे भरोसा करते हैं अब्दुल बासित। हाँ, पूरा। तो जैद हमीद को अपने चैनल में बुला के उसको इंडोर्स करता है सब। तो अरविंद सारन जी को पूछना चाहिए था कि भाई आप गजवाई हिंद यानी कि सारा मतलब सारा हिंदुस्तान हिंदू मुक्त। जी आवाज आ रही मेरी? जी डॉक्टर साहब, गजवाई हिंद का मतलब है पूरा हिंदुस्तान में हिंदू मुक्त होना। अच्छा, या काफिर मुक्त होना है। हाँ, कि यहाँ पे गजवा, हाँ गजवा मुल्क सब मुसलमान बन जाएंगे, मंदिर तोड़ दिए जाएंगे, मस्जिद बना दी जाएगी, तो बिल्कुल फैक्ट है। तभी डूम्सडे आएगा। अब इनको क्या बताया जाए? सतही बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं अरविंद सहारन जी की जो मोटिव है उसको, वो तो मैं भी चाहता हूँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में दोस्ती हो, तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन किस मैं भी डॉक्टर साहब,
एक चीज मैं आपके पास आज खुलासा कर रहा हूं कि मैं जब से फौज संभाला हूं तब से मुद्दे पे दुखी रहता हूं कि पाकिस्तान अलग क्यों हो गया। हाँ, मैं भी। और दिल दिल के अंदर में अभी भी उनके लिए अगाध प्यार है मेरा। मेरे मैं भी, बता रहा हूं मैं भी, कि क्योंकि हम हमारे लोग से भारतीय अलग हैं। क्यों हो गए। हमारे भी, हम आप एक ही जैसा सोचते हैं, लेकिन एक हाँ। ऑर्डिनरी पाकिस्तानी 100 में 90, 10 को छोड़ दीजिए, 10 हमारे आपके जैसे वो भी सोचते हैं, लेकिन 100 में 90 पाकिस्तानी वो नहीं, वो अपने आप को कहता है मुगल है। 100 में 90 पाकिस्तानी हिंदुस्तान से नफरत करता है। वो उसको मुसलमान इस्लाम से कोई बहुत बड़ा प्रेम हो ना हो, लेकिन उसको हिंदुस्तान से नफरत है, उसको भारत से नफरत है। बिल्कुल। और 90 क्या 95% है। 100 में 90 जी ऐसे, जी। 100 में 10 ऐसे हैं कि वो हमसे आपसे ज्यादा इंडियन है, लेकिन 100 में हाँ 90 हाँ। जो वो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से प्यार नहीं करते, पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, मगर वो नहीं चाहते, वो उनको पता है कि हम लोग एक लोग हैं, वो ये कहने का साहस रखते हैं। लेकिन 100 में 90 ऐसे वो कह रहे हैं मुगल है। अब मैं एक सज्जन से बिल्कुल बात कर बिल्कुल। रहा था, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, वो कह रहे थे कि हमारा डीएनए मुगल है। मतलब भैया 1519 या 1500 कुछ में बाबर आता है, और 1607 में औरंगजेब खत्म हो जाता है, और 1617 तक तो पूरा का पूरा मुगल अंपायर खत्म हो जाता है। तो 1500 अगर 20 भी ले लो, 1520 से 1620, 1620 से 1720, 200 साल में तुम्हारा डीएनए चेंज हो गया। तुम मुगल बन गए। अरे यार, मतलब ये अजब गरीब लोग हैं। और क्या, और ये जो मुगल शासन है मुश्किल से 100-150 साल ही चला होगा, क्योंकि पूरा भारत तो उनके कंट्रोल में कभी था नहीं। बाबर के बाद पूरा हुमायूं, भारत। अकबर, और ये लोग तो बहुत लिमिटेड एरिया में शासन किया इन्होंने। हाँ, तो इनका मुगल बन गए। माने माने 50% इंडिया में था रूल। वही मैं कह रहा हूँ 50%। कि भाई, मैं कह रहा हूँ, जैसे हमारे एक जर्मन प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि जर्मनी का इतिहास 200 सालों का इतिहास नहीं है, जब जर्मनी को बहुत कुछ सहना पड़ा था। उन्होंने हमारा हजारों साल का इतिहास है। उसी तरीके से ये मुगल भारतीय नहीं हो सकते, क्योंकि तुमको अगर ये कहना अच्छा लगता है कि भारतीय राजाओं ने अपनी बेटियां दी, तो फिर ये भी मानो कि फिर मुसलमान की बेटियां भी हिंदू के पास आएंगी, तो तुम दो तरफा बात करो। तुम एक प्रोफेसर साहब थे, वो जजिया को कह रहे थे वो सही चीज है, बताइए। हमें बता रहे थे कि हमारे यहाँ टचेबिलिटी है और जजिया सही चीज है। और कुरान में लिखा है कि आप यहूदियों और क्रिश्चियनों और मुश्रिकों से दोस्ती मत कीजिए। ये हमको सिखा रहे हैं टचेबिलिटी क्या है। तो डॉक्टर साहब, जी, अंत में कंक्लूजन रिमार्क है, इसके बारे में पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान में जब तक कॉन्स्टिट्यूशनली, इंस्टीट्यूशनली, एजुकेशनली कंप्लीट रिफॉर्म नहीं होता है, हम प्रयास करेंगे, करना भी चाहिए, इंसान को हमेशा क्रिएटिव होना चाहिए, तो सुधार होगा लगता है आपको? बिल्कुल इंसान ही है। बिना अब बिल्कुल सुधार होगा, जैसे ही उनकी पुस्तकों को चेंज किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि तुम ये मैं हो। उसके बिना बोल रहा हूं, लेकिन डॉक्टर साहब है तो उसके संभव बिना नहीं है नहीं, ना। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं संभव है। वो मदरसे जब तक, देखिए, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की एक खास बात है, ये अपने साथ आता है तो सिर्फ रिलीजन नहीं लाता, ये अपने साथ ये भी लाता है कि तुम गलत हो। तो आप जब क्रिश्चियन बनते हो तो इसलिए नहीं कि आपको क्रिश्चियनिटी का पता होता, आप क्रिश्चियन बनते हो इसलिए क्योंकि आपको ये सिखाया जाता है कि हिंदुइज्म गलत है। तो आपको क्रिश्चियनिटी या इस्लाम का आई नहीं पता होता, लेकिन आपको ये पता होता है कि हिंदुइज्म में ये चीजें जो उनके हिसाब से जो उन्होंने इंटरप्रेट कर रखा है वो सब गलत है, वो बता करके। तो आप एक पॉजिटिव मुस्लिम तो नहीं हो ना, आप एक निगेटिव मुस्लिम हो, यानी कि वो मुस्लिम जो हिंदू नहीं है। और एक मुस्लिम वो जो अरब है और मुस्लिम है, उसमें बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो अरबियों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बांग्लादेशी, और ये देख लें, ये तो इन्होंने तो हिंदुओं को खत्म कर दिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से खत्म कर दिया, वहां पूरा का पूरा existing पूरा पूरा। और ये रियलिटी है। अब इस रियलिटी को बोलने के लिए हमारा आपका चैनल बंद कर दें, हमें आपको, मेरा तो गर्दन भी काट दे, मैं तो नहीं चुप, भाई सच बोला ही जाएगा। सच की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। सच ये है कि ये प्रिडेटरी रिलीजन है। ये आप करो, आपको प्यार है आप करो, हम भी बहुत सम्मान करते हैं, हम तो प्रॉफिट का भी सम्मान करते हैं, सबका। अपने घर तक करो, हमें ये हमारे पास मतलब बात खत्म। लेकिन डॉक्टर साहब, रेनेसा के बाद क्रिश्चियनों में बहुत सुधार आ गया। हाँ, वो तो लोग मॉडरेट हो गए। क्रिश्चियनों में नहीं, यूरोपियंस क्रिश्चियनों में। हाँ, यू पूरा पूरा उन्हीं को बोलो, तो उन्हीं जब को बोलो। हमारे यहाँ का जो क्रिश्चियन है वो तो यूरोपियन से, वो तो वेटिकन को अपनी लॉयल्टी देता है ना। तो हाँ, नहीं वेटिकन नहीं, अगर वेटिकन खूंखार होगा तो यहाँ का क्रिश्चियन खूंखार होगा। अगर वेटिकन सबड्यू होगा तो यहाँ का क्रिश्चियन भी सबड्यूड हो जाएगा। आप इस बात को समझिए, जी क्योंकि जी। क्योंकि क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्म लाने का काम या रेनेसा लाने का काम हमेशा यूरोपियन करेंगे। एशियन क्रिश्चियंस के बर के बाहर की बात है ये चीज। वो उसी तो तरीके अपने से वो तो उसी वो तरीके तो से
इस्लाम के अंदर जो यूरोपियन भी मॉडिफिकेशन आएगा, रेनेसा आएगा वकील साहब, तो अरबी ला सकते हैं। भारत के मुसलमान क्यों और ये पाकिस्तान और ये जो आवाज जी आवाज आ रहा है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब हाँ जी, आवाज आ आ रहा रहा है है? हाँ हाँ। तो जी, आ ये रहा है। लेकिन सर निकट भविष्य में संभावना नहीं दिखता है पाकिस्तान में डॉक्टर साहब। ना हाँ, ना, निकट प्रयास भविष्य करते में तो रहने कोई चाहिए। संभावना नहीं है। वो हाँ, लेकिन निकट एक चीज भविष्य हो में नहीं, रहा वो है। जब तक अपनी किताबें नहीं लेकिन करेंगे, एक लिस्ट में बुद्धिजीवियों में विविफिकेशन नहीं बंद करेंगे। बुद्धिजीवियों में एक परिवर्तन आ रहा है, बुद्धिजीवी वर्ग जो है नहीं कि जो भाई, मैं हिस्ट्री नहीं के मानता सर। वहां नहीं का नहीं नहीं बुद्धिजीवी पहले पहले 4 इंडिया को गाली देता है, फिर उसके बाद शुरू करता है अपनी बात। नहीं, उनको नहीं बोल रहा हूं मैं, 1% को बोल रहा हूं कि मैं उनमें उस ये चीज हो 1% की रहा है। बात कर रहा हूँ। मैं उन हाँ हाँ। उन उन 2-3 बुद्धिजीवियों से बात कर चुका हूं। भाई, आपको सच कहना है, आप सच कहिए। ये क्या बात हुई कि आप हम्म सच कह रहे हैं तो इससे हिंदुत्व फोर्सेस, क्या है हिंदुत्व फोर्सेस आपको पता भी नहीं है। हिंदुत्व को पहले डिफाइन तो करो, हिंदुत्व को, उसके बाद टैली करो, वेरीफाई करो, उसके बाद हम्म अपने क्लेम को आप सच मानो। आप सच हम्म इसलिए नहीं बोलना चाह रहे हो क्योंकि हिंदुत्व फोर्सेस क्या, भारत में जो भारत का लोकल कल्चर है, लोकल वो है, उसमें कोई कमियां है उसको आप बताओ कि सही करो। लेकिन आप ये कह रहे हो कि नहीं, जो हम ये सच इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इससे जो है इस्लाम कमजोर हो जाएगा। तो तुम बेसिकली यू आर ऑल्सो सपोर्टिंग इस्लाम। सब हम्म। इस्लाम के ही नहीं सिपाही हैं, ये बात आप जान जी जाइए। डॉक्टर डॉक्टर साहब, मैं ये बोल रहा था, हिस्टोरिकल फैक्ट को भी नहीं जानते थे वो लोग, तो पिछले 5-7 साल में कुछ जानने लगे हैं कि हमने भाई मैं सब युद्ध में। भाई मैं ये कह रहा हूं वकील साहब कि आप, मैं इस्लाम की बड़ी इज्जत कर रहा हूं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं आप करें। लेकिन हम्म आप अगर ये कह रहे हो कि हमें मॉडर्निटी की तरफ जाना है, हमें सेक्युलरिज्म की तरफ जाना है, लेकिन आप हिंदुओं को और इंडिया को गाली देके, मोदी को 10 गाली देके ही जाओगे पहले, ये क्या बात हुई? नहीं, आप वो अगर, तो तो फिर आप जो है, आप में और मदरसे के जो मौलाना साहब में कोई बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं हुआ। कोई बस खाली अंतर नहीं। काली जो है वो तरीके का अंतर है। आप दोनों ही सपोर्ट कर रहे हो। आप वो कह रहे हो जी कि जी नहीं, जी पाकिस्तान का आइडेंटिटी इस्लामिक है, और वो जी भी कह जी। रहा है पाकिस्तान की आइडेंटिटी इस्लामिक है। आपका इस्लाम जो है वो थोड़ा सा वो है कि नहीं भाई, हम सिर्फ एंटी हिंदू रहेंगे, हम प्रो वो जिहाद वाला इस्लाम नहीं लाएंगे, हम जो है औरतों को पढ़ाएंगे, मगर हम हिंदू नहीं हूँ। ये आपका हम्म है डेफिनेशन। उनका डेफिनेशन है हम्म कि हिंदू शिंदू तो तेल लेना है, मुझे तो यहाँ पे वो जरबाई आज के थ्रू मुस्तफा, निजाम मुस्तफा लाना है, बस यही है। हम्म तो जो इनका हम्म इंटेलेक्चुअलिज्म है वो ये कहता है कि हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है, हम्म हम उस हद तक मुसलमान है बस। क्योंकि हिंदू नहीं है तो फिर कौन हो, तो हम मुसलमान हैं। हम्म लेकिन हम वो वाले मुसलमान नहीं है जो कि जरबायाज लाएगा और निजाम मुस्तफा लाएगा, हमें फ्रीडम और डेमोक्रेसी चाहिए। ये वो वाला है, ये ऐसे लोग हैं। हम मुस्लिम हम्म हैं, वो नहीं है। भारत, पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं है। पाकिस्तान हिंदुओं का लैंड कभी नहीं था। पैलेस्टाइन जो है वो अरबों का, मुसलमानों का लैंड है। वहां इजराइल जो है वो एक ऑक्यूपाइंग फोर्स है। लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान भारत की धरती पे ऑक्यूपाइंग फोर्स नहीं है। मुसलमान इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। यहाँ पे इस्लाम जो है वो सूफिज्म से फैला है। और इजराइल जो पैलेस्टाइन में कर रहा है वो तो बड़ा खराब है। लेकिन यहाँ पे जो मुगलों ने किया वो बहुत अच्छा किया। मुगलों ने हिंदुओं की औरतों को जाकर के बाजारों में बेचा, वो बहुत अच्छा काम था। मुगलों ने यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, वो बहुत अच्छा काम था। हाँ, लेकिन ये है कि भैया हम जो है वो हिंदू नहीं। तो ये वहां का इंटेलेक्चुअल क्लास कहता है, उसको मुगल से प्यार है, ये बात जान लीजिए। बहुत लिबरल मुगल की बात है ना, मैं डिबेट करके देख चुका हूँ। मैं नहीं ये नहीं, नहीं कह वो रहा तो हूँ प्यार मत करो, मैं कह रहा हूँ मुगलों की सच्चाई बताओ। मुगल भारत का इतिहास नहीं है, कहते कहते हम्म हमारे और तुम्हारे बीच में ठग जाएगी। मुगल भारत का इतिहास नहीं है और ना होगा। उसके हम्म लिए भारत का इतिहास मतलब भारत की आइडेंटिटी नहीं, सॉरी मैं गलत कह गया। भारत का इतिहास तो है मुगल, भारत की हम्म आइडेंटिटी। मुगलों का इतिहास हम्म पढ़ाया जाएगा तो फिर ये बताया जाएगा कि काशी विश्वनाथ को तोड़ा, हमारी औरतों को ले जा करके बेचा अरब के बाजार में, स्लेव डायनेस्टी बनाई। तुम जिस बाबर और जिस अकबर को तुम इतना पूछते हो, उनके तो हरम में हजारों लड़कियां होती थी। हम्म तो ये तो हमारी व्यवस्था नहीं थी भाई। हम्म और अगर रही भी होगी तो ऐसे राजाओं को हम अपना आदर्श नहीं मानते। हम्म हमारे आदर्श तो प्रभु श्री राम है। हम्म। जी तो इसमें डॉक्टर साहब, ये निकट भविष्य में भारत पाकिस्तान के संबंध जो है वो सुधरने की संभावना नहीं है जब तक वहां की कॉन्स्टिट्यूशन जो है और इंस्टीट्यूशन जो है, तो यही मानना चाहिए, लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए। हाँ, प्रयास, आप अपनी बात तो पहुंचाए ना, ताकि उनके हाँ को हाँ सुधरने का चांस तो बने। हाँ हाँ।
यदि हम बात ही नहीं एजुकेशन, करेंगे तो फिर उनको तो पता ही हाँ नहीं है ना, एजुकेशन, बताना तो पड़ेगा। एजुकेशन के माध्यम से कुछ सुधार हो जाए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बताना पड़ेगा ताकि वो सोचें। जी मैं जी। ये कह रहा हूँ, आपने वो, कहा निकट भविष्य में, मैंने ये नहीं कहा कि हाँ कभी भी नहीं, हाँ मैं हाँ, निकट भविष्य की बात कर रहा हूँ। निकट मैं भी भविष्य में ये निकट भविष्य संभव में, है। निकट निकट भविष्य में भविष्य में संभव कोई नहीं है, संभव नहीं। जब तक वो स्कूल नहीं चेंज करेंगे, मदरसों को नहीं कंट्रोल करेंगे, जहाँ पे कि हम्म इस्लाम से ज़्यादा हिंदुओं को गाली देना पढ़ाते हैं। और हम्म। अजीब-अजीब सी थ्योरी है कि मुसलमान गोश्त खाता है तो बड़ा ताकतवर है। पता नहीं वो कौन-सा गोश्त खाने वाला मुसलमान ताकतवर है, जो 93,000 सोल्जर जो है बांग्लादेश में सरेंडर कर देता है। वही पता नहीं तो कौन-सा गोश्त खा रहा था वो। है। एक पे वो यूट्यूबर लोगों के पास बोलते रहते हैं कि हम एक पे 1,000 हिंदुओं पे काफी हैं, एक व्यक्ति 1,000 हिंदुओं पे अरे है, काफी है। तो ये वो 1 पे 1 करोड़ पे काफ़ी हैं। उनका जो सिर्फ़ 140 लोग आ जाएँ, हिंदुस्तान हार जाएगा। जी जी। उनके भाई वो बातों के शेर हैं। पाकिस्तानी शारीरिक रूप से स्ट्रॉन्ग और मानसिक रूप से कमज़ोर लोग हैं ये। आप समझ रहे हैं? हम्म। इनसे जी जी जैसा मानसिक अपंग सोसाइटी मैंने नहीं देखा। जी जी। तो डॉक्टर साहब 60 नोटिस में आपने आया और सब चीज़ों पे चर्चा हुई। मुझे पूरा उम्मीद है कि दर्शकों का ज्ञानवर्धन होगा। और मैं अंत में वही रिक्वेस्ट करूंगा सभी दर्शकों से कि मेरे चैनल DR पटेल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। डॉक्टर साहब के चैनल जो है तक्षशिला अभिषेक मिश्रा, उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। डॉक्टर साहब नमस्कार, धन्यवाद, जय नमस्कार, हिंद जय भारत। वंदे मातरम, जी जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम डॉक्टर साहब।